हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। ठीक है, तो एमसीक्यू की मैंने एक क्लास पीछे मैंने एक बार डाल दी थी। अब अपनी ये सेकंड क्लास है जिसमें अपन वापस से 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप साथ के साथ आप भी करते जाइएगा और मुझे आपका अपना रिजल्ट भेजिएगा कि आपने इतने अचीव कर लिए। 20 में से आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, उस बेस पे आप मुझे जरूर भेजिए, कमेंट करिए कि मेरे इतने सही थे। एक्चुअल रिजल्ट जो भी होगा, ठीक है, वो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा कि मैं कहाँ तक कितने पानी में हूँ। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, कौन सा आपको ज्यादा सही लग रहा है कि ये सही है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है बस। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, ठीक है, और कैरेक्टर का कोई जैसे कैरेक्टर लेते हो तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। चलिए, कैरेक्टर जब भी लेते हैं अपन, तब कैरेक्टर को अपन सिंगल कोट में लिखते हैं और स्ट्रिंग को हमेशा किस में लिखा जाता है, डबल कोट में। तो जहां पे ए को देखते हैं अपन, ए में क्या है, हेलो है। ठीक है, लेकिन ये किसमें, सिंगल कोट में। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हेलो किस में लिखा है, सिंगल कोट में। ठीक है, यहाँ पे भी आपने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट कर ही नहीं सकते। ये आपका तरीका सही है। इसमें क्या होगा, सी। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोड के थ्रू भी मुझे आपको पता है कि सिंगल कोट आप स्ट्रिंग में नहीं दे सकते। कैरेक्टर होता तो आप उसमें सिंगल कोट देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। चलिए सोचिए इसके बारे में, क्या आउटपुट होगा। आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सोचिए आप इस बारे में कि इसका आउटपुट क्या होगा। चलिए मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इसको बता देता हूं आपको। ठीक है, मैंने क्या लिया था, स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने ये लिखा, तो अपन डबल कोट में लिखते हैं। फिर एस डॉट, इसने क्या किया, कॉनकेट किया। ठीक है, कॉनकेट में क्या ऐड कर दिया, प्रोग्रामिंग। और क्या प्रिंट करा दिया, एस को प्रिंट करा दिया। यही तो किया इन्होंने। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। चलिए रन करते हैं। रन करेंगे तो क्या आएगा, जावा। क्या आया, जावा। प्रोग्रामिंग क्यों नहीं हुआ कॉनकेट, जबकि होना चाहिए था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया है कि स्ट्रिंग क्या है, अपनी इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपने जब क्या किया, स्ट्रिंग एस में क्या है, जावा है। ठीक है, जब आपने इसमें कॉन्केट कर दिया, कॉन्केट कर दिया तो एक नई मेमोरी लोकेशन पे दूसरी जगह इसको असाइन हो गया। वहां पे क्या हो गया, जावा प्रोग्रामिंग। अपन एस को प्रिंट कर रहे हैं, अगर मैं एस को असाइन कर देता ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, जावा प्रोग्रामिंग प्रिंट होता। क्या आप उसकी वैल्यू चेंज कर देते तो वो नए एड्रेस को दिखाता। लेकिन अपन क्या है, उसी एस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस एस पे, उस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, जावा। ठीक है, तो नई लोकेशन पे अपन ने उसको असाइन नहीं की। अगर मैं एस इक्वल टू कर देता तो नई लोकेशन इसको असाइन हो जाती। और स्ट्रिंग क्या इम्यूटेबल है, मैंने हैश कोड के थ्रू भी बताया था आपको। वो क्या करती है, जैसे ही आप मॉडिफाई करते हो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है, न्यू लोकेशन पे क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो टिपिकल इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो उन पे ना थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को। तो इसमें क्या आएगा, ए, जावा। चलिए थर्ड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग के क्वेश्चंस लिए हैं कुछ। ठीक है, टॉपिक वाइज आगे कोशिश करूंगा कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थोड़े और बढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग लिखा मैंने, इसमें हेलो वर्ड लिख दिया और इंडेक्स ऑफ लिख दी ओ की। अब हेलो वर्ड में क्या है, दो ओ हैं। ठीक है, तो मुझे ये क्या देगा, इंडेक्स देगा, हेलो वर्ड। ठीक है, इंडेक्स ऑफ ओ। ठीक है, ओ की इंडेक्स से क्या है, आउटपुट क्या है, 4567। आपने सोच लिया होगा क्या होगा। चलिए, ये क्या देगा अपने को, 4। क्या देगा, 4। क्यों, क्योंकि यहां जीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3 4। 4 पे आपका ओ है, लेकिन
5 6 7 पे भी तो है वो, ठीक है, इसको क्यों नहीं दिया? हमेशा इंडेक्स ऑफ है, वो क्या करता है, जो सबसे पहले उसको वो मिलेगा वो देगा, ठीक है। एक मेथड और है, कौन सा? लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ करता, ठीक है, तो जो लास्ट में जो ओ आया वो मुझे उसकी देता। अब क्या आ गया? 7। तो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसमें क्या आएगा? 4। जो जो भी उसकी पोजीशन होगी और वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरे इन जावा? एरे के बारे में इनमें से क्या सही है? चलिए बताइए। क्या एरे आर फिक्स्ड इन साइज, या एरे साइज कैन बी चेंज डायनेमिकली, एरे आर ऑलवेज वन डायमेंशनल, या एरे कैन नॉट स्टोर प्रिमिटिव टाइप्स? तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं, एरे कैन नॉट स्टोर प्रिमिटिव टाइप्स। ऐसा होता है क्या? नहीं। इंटीजर इंट अपन ने लिया है, फ्लोर एरे बनाया था अपन ने, तो ठीक है। एरे आर ऑलवेज वन डायमेंशनल, नहीं। 2D भी बनाए थे अपन ने, ठीक है, रो और कॉलम के साथ अपन ने लिए थे, ठीक है। एरे साइज कैन बी चेंज डायनेमिकली, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एरे की साइज चेंज नहीं कर सकते, एरे की साइज क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। आपने एरे की साइज स्टार्टिंग में 5 दे दी, तो आप उसको 6 एलिमेंट्स उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। विच जेवीएम मेमोरी आर इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन ऑफ जावा ऑब्जेक्ट? जावा ऑब्जेक्ट्स को जब आप डायनेमिक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हो, ठीक है, तो कब कब अलोकेट होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने माई फर्स्ट क्लास लेके, ठीक है, माई फर्स्ट क्लास एम एफ इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास। मैंने क्या किया? मैं फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो इसको क्या है? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। तो किस मेमोरी में होता है? वो होता है हीप मेमोरी में। किस में होता है? हीप मेमोरी में, ठीक है। इसके बारे में भी आपको अगर डिटेल्स में जानना है, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक मेमोरी एलोकेशन जितने भी है, उसमें मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँ, तो उसमें मैं सारी ये स्टैक मेमोरी या मेथड एरिया, रजिस्टर, ये सब क्या है, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक मैं 20 से 25 मिनट का एक वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा मेमोरी एलोकेशन को लेकर, क्योंकि इसमें मुझे लगता है एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट। तो जो भी मेमोरी एलोकेशन, सॉरी मैं थोड़ा सा और बता दूं, जो भी मेमोरी एलोकेशन होगी ऑब्जेक्ट्स को, तो जो ऑब्जेक्ट्स को कब होगी? जब आप न्यू कीवर्ड से आप मेमोरी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उसको मेमोरी एलोकेशन होती है। तो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इंस्टांस हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स हो, इंस्टांस जो आपका इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उनको मेमोरी कहाँ अलोकेट होगी? हमेशा हीप मेमोरी, ठीक है, ये ध्यान रखें। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एक एरे लिया है, ठीक है, उस एरे की साइज क्या लिया? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर की मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब इंटीजर की मैक्स वैल्यू क्या है? चलिए, इसमें क्या आने के चांसेस हैं? एरे विद मैक्सिमम इंटीजर साइज इज क्रिएटेड, ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है कि भाई एरे की जो भी इसकी साइज होगी उतने साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा। या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जाएगा? नहीं, अपन ऐसा कुछ दे ही नहीं रहे कि भाई एरे मैंने 5 का बनाया, मैं उसमें 6 लिख दूं, तो मैं तब अपन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बन जाते हैं। आउट ऑफ मेमोरी एरर, हाँ, अगर मान लो इतनी एरे की कैपेसिटी नहीं है तो आ सकता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं, यहाँ पे नल का कोई केस नहीं बनता, ठीक है। तो जहां तक चांसेस बन रहे हैं वो क्या है? ए और सी के। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो इंटीजर की मैक्स वैल्यू क्या होती है? चलिए मैं प्रिंट कराता हूँ। इंटीजर कितनी बाइट लेता है? सबको पता है, ठीक है। तो उसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी? मैक्स वैल्यू क्या होगी? चलिए, मैक्स वैल्यू क्या होगी? 21474836647। ये क्या है? इसकी मैक्स वैल्यू है, ठीक है। चलिए, मिन वैल्यू क्या होगी? जस्ट माइनस करना, ठीक है। जैसे अपन 1 बाइट का होता है, तो अपना -128 टू 127 जो अपन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। अब चलिए, यहाँ पे क्या किया इसने कि इसने एक एरे बनाया, ठीक है, इंटीजर टाइप का एरे, बिल्कुल इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया, ठीक है, न्यू इंट, ठीक है। और उसमें साइज क्या ले लिया इन्होंने? इंटीजर डॉट मैक्स, ठीक है। चलिए, अब अपन देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है और ऐसा क्यों है, ठीक है। क्या आ गया? आउट ऑफ, आउट ऑफ गया ये, ठीक है। क्या?
रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड वीएम लिमिट, ठीक है, तो क्या आ गया, आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गई, क्योंकि इतनी साइज का मैं, ठीक है, मेरा वीएम क्या है, इसको जो वर्चुअल मशीन है वीएम का मतलब, तो वो इसको सपोर्ट नहीं करती, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ मेमोरी। क्या आ गया, आउट ऑफ मेमोरी। क्लियर है। तो अगर आप इंटीजर की मैक्स वैल्यू का या इतना बड़ा एरे बना रहे हो, ठीक है, तो आप इतना इंटीजर टाइप का, तो उसमें आप एक साथ इतना डाटा सेव नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वीएम क्या हो गया, आउट ऑफ मेमोरी चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज स्टैक ओवरफ्लो एरर इन जावा। कि भाई स्टेक ओवरफ्लो, स्टेक का मतलब क्या है, आप वन बाय वन, मैंने जैसे उसमें स्टेक अपन ने जो कलेक्शन क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या था कि आप जैसे बुक रख रहे हो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ऐसे ही क्या होती है जो अपनी जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो भी, या जो भी अपना कोड है वो वन बाय वन वन, तो वो एक स्टेक बनता है, तो वो स्टेक कब ओवरफ्लो हो जाएगा, मान लो स्टेक की साइज मैंने 10 दे दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब उसमें मैं 11, मतलब जैसे मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है उसमें 10 बुक की जगह है, ठीक है, अगर मैं उसमें 11 बुक रखूंगा तो क्या आएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा ना वो। तो ये ओवरफ्लो कब होगा, कि भाई कब हो सकता है, क्रिएटेड टू मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द हीप, अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, एक्सीडिंग द मेथड कॉल डेप्थ लिमिट, आप मेथड्स की कॉल डेप्थ की जो लिमिट है वो क्रॉस कर दो, मेथड कॉलिंग जो कर रहे हो आप, ठीक है, टू मेनी स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल्स हो, इनसफिशिएंट मेमोरी लोकेशन फॉर द जेवीएम, ठीक है। तो चलिए, स्टैक ओवरफ्लो एरर कब आएगी, जब आप कोई भी मेथड, जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड को कॉल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, मैंने यहां से क्या किया, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। अब जब यहां से मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया तो ये यहां से डिस्प्ले मेथड के अंदर आएगा, लेकिन मैं अगर यहां से भी डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दूं, ठीक है, तो ये क्या कभी बंद होगा, कभी बंद होगा नहीं, ये वापस डिस्प्ले को कॉल करेगा, अंदर जाएगा, वापस बाहर वाले को कॉल करेगा, अंदर बाहर, तो इस टाइप से ये क्या करेगा, कॉल करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए उस टाइम क्या आएगी, यहाँ पे उसने काफी सारे लोग छाप दिए, ठीक है, जावा डॉट लेंग आप देख रहे हो, स्टेक फ्लो एरर कब आएगी, जब आप किसी मेथड को क्या करते हो, ठीक है, बार बार कॉल करते हो, एक कब तक, मतलब एक उसका कोई इनफाइनाइट एक तरह से आप बोल सकते हो, वहां तक आप कॉल करते हो तो क्या होगा, स्टेक ओवरफ्लो होगा एक लेवल पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सीडिंग द मेथड कॉल डेफ लिमिट, मैं मेथड को जो कॉल कर रहा हूँ ना, उसकी अगर मैं लिमिट ही क्रॉस कर जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा स्टेक ओवरफ्लो एरर आएगी। क्लियर है। कब, जब आप किसी मेथड को बार बार कॉल करोगे, कितनी बार, ऐसा नहीं आपने 100 बार 200 बार कर दिया तो उससे आ जाएगी, नहीं, एक आपने उसको इनफाइनाइट टाइम कॉल कर दिया, ठीक है। चलिए, व्हाट फीचर ऑफ जावा इंश्योर दैट एन एप्लीकेशन कैन रन ऑन एनी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जावा का ऐसा कौन सा फीचर है जो ये इंश्योर करता है कि ठीक है, कि जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगी, या इसमें क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, बाइट कोड एग्जीक्यूशन, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपाइलेशन, नेटिव कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए, जस्ट इन टाइम कंपैरिजन क्या करता है, अपना कंपाइलर है जो क्या करेगा, कंपाइल करेगा कोड को, कौन से कोड को, जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा वो, ठीक है। तो ये तो क्या, ये तो प्लेटफॉर्म का इससे क्या लेना देना, ठीक है। बाइट कोड एग्जीक्यूशन, जो अपना बाइट कोड हो गया, तो बाइट कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है, बाइट कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है, जेवीएम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जो है ना बाइट कोड अपना, ठीक है, वो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता कौन है, जेवीएम, जेवीएम, जेवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। हर एक, जैसे विंडोज की बात करूं तो विंडोज में जेवीएम अलग होगा, तो वो क्या करेगा, उसको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। तो जो बाइट कोड एग्जीक्यूशन है ये क्या करेगा कि भाई एक, ये बाइट कोड है अपना जो क्लास फाइल है वो कहीं पे भी रन हो सकती है, किसकी वजह से, जेवीएम की वजह से, और वो क्या करती है, इंश्योर करती है कि आपका रन किसी भी डिवाइस पे आप रन कर सकते हो। आप लिखते हो ना, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसकी वजह से, बाइट कोड एग्जीक्यूशन की वजह से। अब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपैरिजन, आप ऐसा तो नहीं कि भाई आज विंडोज में मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं जाके लाइनक्स पे वापस से उसको कंपाइल करूंगा, या नेटिव कोड में एग्जीक्यूशन, इसका कोई लेन देना नहीं है।
तो बाइट कोड एग्जीक्यूशन क्या करता है, उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है एक तरह से, कि वो सभी डिवाइसेस पे काम कर सके। चलिए, व्हाट अलाउज जावा टू सपोर्ट डायनेमिक मेथड बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था आपको कि वो मैनी फॉर्म में, तो अपन ने उस टाइम बात की थी कि कंपाइल टाइम क्या है या रन टाइम क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार उसको वीडियोस को जाके देखो। ठीक है, उसमें कंप्लीट मैंने बताया कि भाई उसमें ये सब क्या होते हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, कंपाइल टाइम पे कौन सी है, रन टाइम पे कौन सी है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी, ठीक है, मेथड क्या करता है, डायनेमिक। अब उसमें क्या था कि भाई एक स्टैटिक है एक डायनेमिक है, तो ये किसको आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हो, मेथड ओवरराइडिंग। बिल्कुल, ये मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में है तो आप उस वीडियो में जाइए, मैं यहाँ पे उसको कोड के थ्रू वापस नहीं करूंगा ना, तो आप वहां पे जाइए, उस वीडियो को देख सकते हो, जिनको भी पॉलीमॉर्फिज्म के रिलेटेड कोई भी इश्यू है। तो मैंने ये वहां पे एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में वही एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने उन वीडियोज में रह गया, या उनको मैं पूरी तरह से उसको बता नहीं पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ में अपने आप को भी आइडेंटिफाई करिए कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन। अब वही बात आ गई, 2 क्वेश्चन पहले आया था कि तो सेम, तो यहाँ पे रोल क्या रहता है जेवीएम का। ठीक है, क्या करता है वो, कंपाइल जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड, अपनी जो जावा फाइल है उसको कंपाइल करता है, या फिर टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड को, या मैनेज करता है डेवलपमेंट टूल को, या बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो पहला जो काम है टू कंपाइल जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड, ये तो कंपाइलर का काम है, ये तो कंपाइलर करेगा। ठीक है, टू एक्जीक्यूट जावा बाइट कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो भी आपका बाइट कोड है उसको एक्जीक्यूट करने का काम करता है जेवीएम, बिल्कुल करता है। ठीक है, किसी भी अपन ने दो क्वेश्चन पहले अपन ने बात की थी कि बाइट कोड को क्या करेगा, एक्जीक्यूट करेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो कहीं पे भी रन हो जाए। ठीक है, मैनेज करने का काम है ही नहीं इसका कि जावा डेवलपमेंट टूल को मैनेज करे या नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करे, नहीं, बाइट कोड ही है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो इसमें क्या करता है, टू एक्जीक्यूट जावा बाइट कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द जेवीएम आर्किटेक्चर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लास लोडर सब सिस्टम। ठीक है, जेवीएम का आर्किटेक्चर जो मैंने अभी आज मैंने बात की कि मैं इसके बारे में एक पूरा जेवीएम का एक पूरा एक 25 से 30 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मेमोरी लोकेशन, जेवीएम कैसे काम करता है, मेमोरी लोकेट कैसे करता है, तो अपन उसमें इसको डिटेल से बाकी और भी समझेंगे। तो जेवीएम का जो आर्किटेक्चर है, जिसमें जैसे हीप मेमोरी है और है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, क्लास लोडर सब सिस्टम। उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि भाई वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जावा बाइट कोड को, या लोड क्लास इनटू जेवीएम, या परफॉर्म रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन, या मैनेज थ्रेड एग्जीक्यूशन। वो क्या करता है, जो लोड क्लास इनटू द जेवीएम, जो क्लास फाइलें हैं अपनी, उनको जेवीएम में लोड करने का काम करता है। कौन, क्लास लोडर, नाम से ही पता चल रहा है क्लास लोडर। ठीक है, तो क्या करेगा, क्लासेस को लोड करेगा, लेकिन कहां पे, जेवीएम में। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए कोडिंग के लेवल का इनका, क्योंकि अपन थ्योरेटिकल भी आएंगे, प्रोग्रामिंग भी आएगी, सब टाइप के क्वेश्चंस वहां पे अपने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फाइनल ब्लॉक इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अच्छे से बताया मैंने इसके बारे में, मैंने फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज तीनों के बारे में अच्छे से बताया है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। पढ़ लिए चारों क्वेश्चन, वो चारों ऑप्शन। टू कैच एक्सेप्शन, टू एक्जीक्यूट कोड रिगार्ड्स लेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट, टू डिक्लेयर एक्सेप्शन, टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हैंडलिंग में अपन ने, ठीक है, अपने यूज लिया था ट्राई, कैच एंड फाइनली। ट्राई के अंदर अपन ने कौन सा कोड लिखा था जिसमें एक्सेप्शंस आ सकती है, कैच में अपन ने उसको हैंडल किया, फाइनली अपन ने क्यों लिखा था, फाइनली अपन ने लिखा था कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, वो क्या करेगा कि आपका अगर कोई एक्सेप्शन आ गई या कुछ भी आ गई, तो वो क्या करेगा, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं टू एग्जीक्यूट कोड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट। मतलब ये क्या कहना चाहता है, अगर एक्सेप्शन आई या नहीं आई, मान लो मेरा कोड है, उसमें एक मैंने डिवाइड बाई कर रखा था कुछ, उसमें अगर मैं जीरो पास कर दूंगा तो एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, और अगर मैं जीरो पास नहीं करूंगा, डिवाइड बाई जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो एक्सेप्शन नहीं आएगी फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में भी क्या होगा, फाइनली आपका एग्जीक्यूट होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, आपने उसमें एक्सेप्शन आई है या नहीं आई, फाइनली आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्लियर है ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन।
रन टाइम एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन है उनकी मैंने बताया था कि सबसे सुपर क्लास कौन सी है, थ्रोएबल। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है वो रन टाइम एक्सेप्शन की, कि रन टाइम एक्सेप्शन की। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या है, चेक्ड है कि अनचेक्ड है, पहले तो ये चीज है। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या है अपनी, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि वो नाम से पता चल रहा रन टाइम पे, मतलब आप उसको कंपाइल टाइम पे वेरीफाई नहीं कर सकते। तो अब इनमें से ऐसी कौन सी हैं जिनको आप कंपाइल टाइम पे देख सकते हो। जैसे मैं कोई भी इनपुट आउटपुट लेता हूँ, आईओ एक्सेप्शन आती है, तो मैं क्या करता हूँ, कंपाइल टाइम पे उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि आईओ एक्सेप्शन आएगी। अगर मैं डाटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसमें एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अगर मैं कोई डाटा गलत मतलब डिवाइड बाय जीरो या कुछ ऐसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है। या फाइल नॉट फाउंड, जैसे मैं किसी फाइल से डाटा रीड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। तो इनमें से तो क्या तीन एक्सेप्शन, जो आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये तीनों अपने को कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ठीक है, जब भी। लेकिन अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, अगर किसी ने जीरो पास कर दिया डिवाइड में तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये क्या है, एक रन टाइम एक्सेप्शन अपनी। तो इसके इसमें क्या होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन इन जावा। ये भी मैंने अच्छे से बताई है आपको कि आप एक्सेप्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रोएबल क्लास, बाय एक्सटेंडिंग द रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, या बाय इंप्लीमेंटिंग द एक्सेप्शन इंटरफेस। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस क्रिएट करनी है आपको, आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई जैसे मैंने, मुझे एक्सेप्शन ही थ्रो करनी है, तो मैं न्यू एक्सेप्शन लिखा मैंने, इट्स ए एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने लिख दिया। ये चलिए मैं इसको थ्रो करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्रोज लिखना पड़ेगा इसको, एक्सेप्शंस को। चलिए, तो मैं यहाँ पे कौन सी क्लास यूज कर रहा हूँ, आ गई मेरी एक्सेप्शन, किस नाम से, इट्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास, आप एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके आप एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपन एक्सटेंड क्लास करके कस्टमर एक्सटेंड उसमें बनाई थी, तो आप ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप अगर नहीं देखा आपने तो एक बार वो जाके देख लें। तो उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि एक्सेप्शन आप अपनी कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको थ्रो कैसे कर सकते हो, थ्रोज का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो ऑन। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग पे ये, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ एन एक्सेप्शन इज कोट बाय ए कैच ब्लॉक। ठीक है, कि कोई भी एक्सेप्शन है उसको आपने कैच ब्लॉक में आपने उसको क्या कर लिया, हैंडल कर लिया, एंड देन रीथ्रोन, तब उसके बाद आपने क्या किया, उसको रीथ्रो कर दिया, तो क्या होगा, द एक्सेप्शन इज हैंडल्ड एंड द प्रोग्राम कंटिन्यूस, कि भाई वो आपने हैंडल कर ली, उसके बाद आपने रीथ्रो करा। ठीक है, तो क्या वो एक्सेप्शन तो हैंडल है ही, तो क्या कंटिन्यू चलेगा, या द एक्सेप्शन इज पास टू द नेक्स्ट कैच ब्लॉक, या नेक्स्ट कैच ब्लॉक में जाएगी, या द एक्सेप्शन इज थ्रोन टू द कॉलिंग मेथड और मैन मेथड। एक्सेप्शंस क्या होगी, वापस थ्रो हो जाएगी कहाँ पे, जिस मेथड से कॉल हुआ है या मैन मेथड में, या एक्सेप्शंस इग्नोर हो जाएगी। चलो रीथ्रो कैसे करते हैं पहली चीज तो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ, डिस्प्ले, जो अभी अपन ने बनाया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, चलिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस आई, आपने उसको क्या किया, ट्राई कैच ब्लॉक में हैंडल कर लिया। यही तो कह रहा है कि आपने कैच ब्लॉक में हैंडल कर लिया उस एक्सेप्शंस को। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ले लेते हैं अपन, बफर एडिटर ही ले लेता हूँ, बफर एडिटर, वी आर न्यू बफर एडिटर। ठीक है, न्यू इनपुट स्ट्रीम एडिटर सिंपल। ठीक है, यहाँ से मैं वी आर डॉट रीड लाइन में कोई डाटा रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगी। मैंने क्या किया, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया मान लो यहाँ पे, और फिर मैंने क्या किया, रीथ्रो कर दिया। रीथ्रो कैसे कर सकते हो, मैंने अभी थ्रो की थी एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन आ गई, हैंडल कर लिया आपने, फिर आपने क्या किया,
एक्सेप्शन को रीथ्रो कर दिया, वापस से थ्रो कर दिया, रीथ्रो एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, हैंडल कर लिया, मान लो यहाँ पे मैं थ्रो कर दिया एक्सेप्शन। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ एन एक्सेप्शन इज कोड बाय ए कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में आपने उसको कोड कर ली, फिर आपने क्या किया, उसको रीथ्रो कर दिया। ठीक है, तो किसी मेथड के अंदर लिख दिया आपने कि यहाँ से एक रिजल्ट आया मेरे पास, तो मैंने यहाँ से जो भी एक्सेप्शन है उसको हैंडल कर लिया और फिर यहाँ से रीथ्रो कर दिया। तो रीथ्रो कर दिया, तो अब ये एक्सेप्शन कहाँ जाएगी, अब ये एक्सेप्शन यहाँ पे डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है, ठीक है, कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन। अब मैंने यहाँ से थ्रो कर दिया, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि यहाँ से मैंने थ्रो कर दिया, तो वो कहाँ जाएगी, उसके जिस जहां से वो कॉल हुआ है, डिस्प्ले कहाँ से कॉल हुआ है, अभी जैसे अपने मैन मेथड से कॉल किया, नहीं तो मान लो दूसरे मेथड से भी अपन कॉल करते, तो वहां पे ही जाती। तो इसका मतलब क्या है, द एक्सेप्शन इज थ्रोन टू द कॉलिंग मेथड, मतलब जिस मेथड से कॉल हुई है, ठीक है, वहां पे क्या होगी, वापस से थ्रो होगी। अगर आप रीथ्रो करते हो एक्सेप्शंस को, तो वो एक्सेप्शंस वापस उस मेथड में चली जाएगी। अगर आपने यहाँ पे इसको हैंडल कर लिया, ठीक है, यहाँ तो मैंने इसको हैंडल कर लिया कि भाई अगर इसमें आईओ एक्सेप्शन आती, ठीक है, और ये क्या करता, मेरी एक्सेप्शंस थ्रो कर रहा हूं मैं, तो मैंने इसको तो हैंडल कर लिया, तो हैंडल करते ही ये कहाँ चली गई, जिस मेथड से कॉल हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये क्या होगा, द एक्शन इज थ्रोन टू द कॉलिंग मेथड और मेन मेथड। वो हो सकता है मेन मेथड ही हो, या फिर हो सकता है आपने किसी और दूसरे मेथड से कॉल किया उसको। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कैन एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव ए कंस्ट्रक्टर इन जावा। क्या अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर हो सकता है, चलिए बताइए। यस, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव ए कंस्ट्रक्टर, नो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव ए कंस्ट्रक्टर। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो नहीं सकता, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, इट डिपेंड ऑन वेदर द कंस्ट्रक्टर इज एब्स्ट्रैक्ट और नॉट। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव ओनली स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। चलिए, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले लेता हूं, इसको मैं नई क्लास बना लेता हूं, एब्स्ट्रैक्ट डेमो। ठीक है, तो मैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेमो कंस्ट्रक्टर तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट डेमो कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब इसकी कोई ना कोई सब क्लास भी होगी, चलिए एक सब क्लास भी ले लेते हैं। सब क्लास वो क्या करेगी, एक्सटेंड्स करेगी इसको, एब्स्ट्रैक्ट डेमो को। ठीक है, इस सब क्लास का भी मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया इसका। ठीक है, सब क्लास कंस्ट्रक्ट। ठीक है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्ट तो मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, सब क्लास का, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, सब क्लास का। सब क्लास एस सी इक्वल टू न्यू सब क्लास। ठीक है, चलिए अब आउटपुट देखते हैं क्या है। आउटपुट में देखेंगे तो दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हुए। पहले कौन सा कॉल हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट डेमो, मतलब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, अपन अपन ने नहीं किया, ये उसने इम्प्लिसिट किया। ठीक है, अपन एक्सप्लिसिट करते तो अपन कैसे करते, अपन सुपर कीवर्ड के थ्रू करते, करते ना, सुपर कीवर्ड लिखते थे। तो क्या है इसका, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्या कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, और कॉल कब होगा, जब आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब वो कॉल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यस, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव ए कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है। और वो कॉल होगा जब आप सब क्लास का कोई भी आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर उसको इम्प्लिसिटली उसको कॉल करता है। आप एक्सप्लिसिट नहीं कर रहे हो, आप कर सकते हो किससे, सुपर कीवर्ड से, मैंने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एब्स्ट्रैक्ट इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, मेथड, फील्ड, कंस्ट्रक्टर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, नहीं, ओनली क्या होंगे,
मेथड्स आपके क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन्हीं को तो आप बॉडी प्रोवाइड करवाओगे, उन्हीं को ही तो आप बॉडी प्रोवाइड करवाओगे। आप कंस्ट्रक्टर को, फील्ड्स को, इनको बॉडी थोड़ी ना प्रोवाइड करवाओगे। आप मेथड को, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब जो कंप्लीट मेथड नहीं है, कॉन्क्रीट मेथड नहीं है, जिनकी बॉडी नहीं है, ओनली सिग्नेचर है, ठीक है, ओनली प्रोटोटाइप है, तो इसमें क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्या होंगे, ओनली मेथड्स। क्लियर है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। कैन एन इंटरफेस हैव इंस्टेंस फील्ड इन जावा? क्या इंटरफेस के अंदर इंस्टेंस फील्ड हो सकती है? इंस्टेंस फील्ड मतलब अपने जो इंस्टेंस वेरिएबल्स वो हो सकते हैं क्या इंटरफेस में? इंटरफेस में मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल्स नहीं होते, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट होते हैं तो क्या होते हैं, वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट होते हैं। वो कांस्टेंट को आप ऐसे ही तो लिखते हो, पब्लिक स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट का वेरिएबल का नाम, ठीक है। उसमें वेरिएबल्स आपके नहीं होते, उसमें इंस्टेंस फील्ड्स नहीं होती, ठीक है। तो क्या आएगा, बी, ठीक है। नो, एन इंटरफेस कैन नॉट हैव इंस्टेंस फील्ड्स। चलिए नेक्स्ट, कैन इंटरफेस एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेस इन जावा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या एक क्लास, चलो इंटरफेस क्लास एक्सटेंड कर सकती है मल्टीपल क्लासेस को? नहीं कर सकती, मल्टीपल इंटरफेस को फॉलो नहीं करती, अपन ने देखा ये बात। लेकिन क्या एक इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है मल्टीपल इंटरफेस को? चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, इंटर वन, एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, इंटर टू, और एक इंटरफेस और क्रिएट कर लेता हूँ जो मेरा होगा इंटर थ्री। तो क्या अब ये इंटर थ्री है, ये वन और टू को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। हमने ये तो देखा है, वन को तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्या ये दूसरे को भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ठीक है। तो अगर कॉमन मेथड होगा तो भी उसको बॉडी आप प्रोवाइड करवाओगे, उसको इंटर थ्री को जो भी इंप्लीमेंट करेगा वो प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखना, क्लास मल्टीपल एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करता, एक्सटेंड करता है, पहली बात तो। और एक्सटेंड कितने को कर सकता है, कितने भी इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, बी, यस एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, ठीक है। तो अभी तक आपके कितने सही हुए? चलिए 20वां क्वेश्चन, इजी सही। एसएस मॉडिफायर मैंने बता दिया। विच एसएस मॉडिफायर अलाउ ए क्लास मेंबर टू बी एक्सेसिबल ओनली विद इन इट्स ओन पैकेज एंड सब क्लासेस? ठीक है, तो इसका मतलब पब्लिक की तो बात हो ही नहीं रही ना, प्राइवेट की बात हो रही है, क्योंकि पब्लिक को तो सबके लिए अवेलेबल है और प्राइवेट क्लास के बाहर है ही नहीं। यहाँ बात हो रही है पैकेज की, तो यहाँ पे पैकेज में बसते हैं दो, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट। इसमें अब इसने सब क्लास के बारे में भी पूछ लिया, तो सीधा सा बात है कि ये किसकी बात कर रहा है, प्रोटेक्टेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने ऐसे स्पेसिफायर भी अच्छे से बताए हैं आपको, ठीक है। किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लें एक बार, डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने उसके बारे में अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तब आप मुझे अपना स्कोर शेयर करेंगे कि मेरे 20 में से 10 सही है, 15 सही है, 18 सही है, 20 सही है, कितने सही है किसके, ठीक है। वो अपना स्कोर जरूर डालें, ठीक है। तो जिससे मुझे, अगर मान लो ये होता है कि 15 से ऊपर आ रहे हैं सभी के, तो मुझे थोड़ा सा मैं लेवल इसका और बढ़ाऊं इसका। मेरा टारगेट है कि 15-20 में से 15 ही क्वेश्चन सही हो, सारे क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि आप परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना कोई भी, ठीक है। तो आप किस लेवल पे हो वो एक बार आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। बने रहिए द डेवलपर गुरु पेज के साथ, यूट्यूब के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। तो इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज एमसीक्यू लाने के लिए भी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।